तो हम चक्करों पे कुछ बात करना चाह रहे थे। रैंडमली मुझे शाम को कहा गया कि आज आपको लेना है सेशन। तो मैंने कहा ठीक है, चक्करों पे बात कर लेंगे। तो इसलिए आज हमने ध्यान में भी कुछ उसी तरह का मैंने वो रखा था। ये चक्करों के बारे में मूल रूप से चर्चा हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। हमारे शरीर की जो स्थिति है कि ये अपने अपने बेस्ट परफॉर्मेंस किस तरह दे, मतलब क्या हमको इससे चाहिए। तो वो चाहिए तब होता है जब एक ऊर्जावान शरीर जो है हमारा हो। अरुंधति जी, आपकी हैंड रेज किसी कारण कारण से है या वैसे रह गया है? पहले से ही है सर। जी ओके। तो शरीर को हमको ऊर्जावान रखना है। तो हमारे अंदर अलग अलग शरीर के लेयर्स होते हैं, स्तर होते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि हमारा स्थूल शरीर, ये बाहर का शरीर, ये खाली दिखता है। एक कवरिंग कवरिंग है उसके ऊपर, ये हमारी स्किन, और बाकी का ये शरीर, ये जो दिखाई देता है। तो ये शरीर, लेकिन ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है और ये जो काम कर रहा है, जो भी करता हुआ दिखाई देता है, क्रियाशील जो होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके अंदर बहुत बड़ा एक मशीनरी है, एक बहुत बड़ा विज्ञान अंदर काम कर रहा है। तो सब, तो इसके अलग अलग हमारे अंदर लेयर्स हैं, शरीर हैं अलग अलग, उनको हम अलग अलग शरीर बोलते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली अपने काम कर रहे हैं और कंबाइंडली भी काम कर रहे हैं। तो जैसे सबसे पहले हम स्थूल शरीर या फिजिकल बॉडी को बोलते हैं अन्नमय कोश। तो ये अन्न यानी इस पृथ्वी से मिलने वाला जो भोजन है, वो इस अन्नमय कोश उससे मेंटेन होता है, भोजन से मेंटेन होता है, ये अन्न से बनता है ये शरीर। तो अन्न किससे मिलता है? पृथ्वी से। पृथ्वी क्या है? हमारा मूलाधार चक्र, पृथ्वी तत्व। इस प्रकार से फिर हमारी अगली जो उसके बाद की जो लेयर है, तो ये प्राणमय कोश होता है। तो प्राणमय कोश, इसको एनर्जी बॉडी कहते हैं। फिर मनोमय कोश होता है, एस्ट्रल बॉडी कहते हैं। उसके बाद फिर हमारा विज्ञानमय कोश होता है, और फिर आनंदमय कोश, फिर विश्वमय कोश और निर्वाणमय कोश। तो इस प्रकार से ये शरीर का एक तरह से बंडल बनाया गया है, अलग अलग चीजों को मिला के। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है स्थूल शरीर के जस्ट बाद जो हमारा एनर्जी बॉडी है, प्राणमय कोश, वो ही सभी चीजों का एक तरह से रिस्पॉन्सिबल है। एनर्जी बॉडी, एनर्जी बॉडी जो है ये किस पे आधारित रहती है, क्या इसके रिस्पॉन्सिबल पार्ट्स हैं? पार्ट्स होते हैं ना, जैसे किसी मशीन के पार्ट्स होते हैं, तो वो हैं चक्र हैं, ऊर्जा शरीर और ऊर्जा शरीर के ऊर्जा केंद्र। तो ये ऊर्जा केंद्र हैं। तो ये जो ऊर्जा केंद्र हैं, ये हमारे 5 ऊर्जा केंद्र तो रहते हैं स्पाइनल कॉर्ड पे, और 2 ऊर्जा केंद्र हमारे रहते हैं। एक तो रहता है आज्ञा चक्र, मस्तिष्क। दोनों भौं के बीच, और एक रहता है सहस्त्रार चक्र, जो हमारा ऊपर, सर के ऊपर जो रहता है। तो ये जो एनर्जी बॉडी है, यही एनर्जी बॉडी हमारे शरीर की जितनी भी बीमारियां हैं उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि एनर्जी का कम होना, एनर्जी के बीच कुछ इस तरह के जैसे कोई ब्लॉक हो गया कोई हमारा ऊर्जा चक्र, तो वहां पर कोई अनम्यूट किए हुए हैं और बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है, जरा चेक कीजिए। तो तो एनर्जी जो बॉडी है हमारी,
प्राणमय कोश, इस एनर्जी बॉडी का जो शेप है वो बिल्कुल जैसे एग्जैक्टली हमारा ये जो शरीर बाहर दिखाई दे रहा है, इसके बाद अंदर एक लेयर है, वो पूरी जो है एनर्जी बॉडी है। तो ये एनर्जी बॉडी शुरू होती है अंदर से, लेकिन ये बाहर तक आती है और ये ऑरा कहलाती है, बाहर आती है जब इसको आभा मंडल कहते हैं। ये आभा मंडल, 7 जो रंग होते हैं हमारे चक्रों के, वो उन चक्रों की स्थिति को हम अपने ऑरा के अंदर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जिस भी चक्र की ऊर्जा ब्लॉक हो गई है, वहां पर बैलेंस्ड नहीं है, तो वो ऑरा के अंदर वो दिखाई देगा। तो ऑरा को चेक करके, जैसे थर्ड आई मास्टर जो होते हैं, वो किसी भी व्यक्ति को खड़े हुए सामने, अपने सामने खड़ा हुआ देखकर उसकी ऑरा को चेक करके बता सकते हैं कि इसको ये बीमारी है या ये वाला इसका ब्लॉक है, ये चक्रा। वो थर्ड आई की जो पावर्स होती हैं, एक्स्ट्रा सेंसरी पावर्स, तो वो उससे उसको देख सकते हैं। या फिर अभी आजकल एक कैरेलियन फोटोग्राफी एक शुरू हुई है, वो किसी के भी बॉडी के फोटो लेकर और उसकी एनर्जी बॉडी का एनालिसिस कर सकते हैं हम कि उसके अंदर क्या स्थिति चल रही है। तो ये हमारे जो एनर्जी बॉडी है, इसके साथ जो ये चक्र हैं, ये ऊर्जा केंद्र कहलाते हैं। और ये सभी केंद्र जो हैं परफेक्टली अगर काम नहीं कर रहे होते, तो फिर ये जिस ऊर्जा चक्र से जो ग्रंथि यानी ग्लैंड जुड़ा हुआ है और उस ग्लैंड से जो ऑर्गन्स जुड़े हुए हैं, वो ऑर्गन बीमार हो जाते हैं, यानी उन ऑर्गन्स तक एनर्जी नहीं पहुंच रही। बीमार होने का मतलब सिंपल है कि अगर कोई बल्ब है, अगर उस तक इलेक्ट्रिक नहीं पहुंच रही तो वो बल्ब बेकार है, वो काम नहीं करेगा, वो रोशनी नहीं देगा। तो उसी तरीके से हमारे जो ऑर्गन्स हैं अंदर, ये हर ऑर्गन किसी एक ग्लैंड से यानी ग्रंथि से जुड़ा हुआ है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। और वो ग्लैंड जो है वो ऊर्जा चक्र यानी ये जो चक्र है हमारे, उससे जुड़ा हुआ है, रिसीव करता है उस एनर्जी को वो चक्र, ऊर्जा केंद्र जिसको हम बोलते हैं, एनर्जी सेंटर। जब हम ध्यान करते हैं या सोते हैं, जो लोग ध्यान नहीं करते तो आप कहेंगे कि फिर उनका क्या होगा। तो वो जब सोते हैं तो सोते वक्त जो एनर्जी हम रिसीव करते हैं, क्योंकि सोते वक्त जो मन है वो शांत हो जाता है, अनकॉन्शियस। तो मन की 3 अवस्थाएं हैं, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। अब इस वक्त जब हम बैठे हैं, बात कर रहे हैं, हम कॉन्शियस माइंड में हैं। जब हम रात को सो जाएंगे तो अनकॉन्शियस माइंड यानी माइंड शून्य अवस्था में आ गया। जब हम ध्यान करते हैं तो हम वही स्थिति लाने की कोशिश करते हैं कि मन शून्य अवस्था में आ जाए। जब सोते वक्त हम विचार नहीं कर रहे होते, तो ध्यान के अंदर भी हमारी वही स्थिति होती है कि हमारा मन जो है वो शून्य हो गया। तो अपने मन के अंदर तो इस प्रकार से अनकॉन्शियस स्थिति में, जैसे सोता हुआ व्यक्ति एनर्जी को रिसीव करता है, वो एनर्जी उसको उसके अगले दिन के कामों को पूरा करने के लिए सफिशिएंट हो जाती है। यानी वो सुबह उठेगा, उठते ही उसको जो जो भी काम करने हैं, कहीं जाना है, ऑफिस जाना है, बिजनेस करना है, वो, लेकिन शाम होते होते अपने घर आते आते वो वापस थक जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है। एग्जॉस्ट हो गया का मतलब जो एनर्जी उसको कल रात सोते वक्त मिली थी वो सारी उसने खर्च कर दी। तो घर आने के बाद रात को अक्सर वो थका हुआ बोलते हैं, थक गया मैं। वो थकना क्या है? वो है कि वो एनर्जी जो उसने कल ली थी वो एनर्जी खत्म हो गई। फिर वो फिर सो जाता है, फिर सो जाता है, सोते ही उसको फिर वो एनर्जी मिल जाती है, अगले दिन वो फिर फ्रेश होके अपने काम पे चला जाता है। तो ये सोते वक्त जो एनर्जी हमको मिलती है वही एनर्जी है जिसको हम ध्यान में लेने की कोशिश करते हैं। तो वो एनर्जी जो सोते वक्त मिलती है वो बाय डिफॉल्ट है, वो प्रकृति ने वैसी व्यवस्था की है
कि हर व्यक्ति को कॉस्मिक एनर्जी इस तरीके से मिलेगी। तो वो कॉस्मिक एनर्जी वहां से सोते वक्त वो लेती है। छोटा बच्चा भी सोना और खाना, ये चीजें अपने आप पैदा होते ही उसके अंदर शुरू हो जाता है। वो सो जाता है, उसको एनर्जी मिल जाती है। इसी तरह फिर ये प्रोसेस चलता रहता है। तो जो एक सामान्य व्यक्ति है, जिसको कि ध्यान वगैरह से कुछ नहीं मालूम उसको, तो वो सोकर अपनी ये एनर्जी लेता रहता है और हर दिन की अर्निंग करके अगले दिन खर्च देता है। रात को सोएगा, उतनी एनर्जी मिल जाएगी जितनी उसको अगले दिन चाहिए, फिर वो फिर सो जाएगा। फिर तो इस तरह पूरा जीवन उसका एक ये अर्निंग एंड स्पेंडिंग, एनर्जी को कमाना और उसको खर्च करना, ये उसका क्रम चलता रहता है। अगर किसी एक रात, पूरी रात वो ना सोए, तो अगले दिन उठकर वो अपने ऑफिस नहीं जा पाएगा। जाएगा भी तो वहां जाके सो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्रम ही ऐसा है कि हम सब एनर्जी के एक पूल के अंदर डूबे हुए हैं। एक सागर है एनर्जी का हमारे चारों तरफ, उसके अंदर हम डूबे हुए हैं। तो वो हमारे सोते वक्त मन शांत होते ही वो एनर्जी अंदर आने लगती है और वो हमारा रोज का काम पूरा कर देती है। लेकिन जब हमको कुछ और काम करने हो, जब हमको उस दायरे से बाहर जाना हो, जब आपको ये लगे कि मेरे ऑफिस तक जाने के लिए मुझे 1 लीटर पेट्रोल की जरूरत है, लेकिन आज मुझे बहुत आगे जाना है, आज मुझे कुछ और आगे जाके कोई दूसरा काम करना है, तो वो पेट्रोल आपको और ज्यादा चाहिएगा। आप उस एक से नहीं काम चलेगा। तो उसी तरीके से जब हमने ये तय किया कि हमें नॉर्मल अपनी डेली काम करने से ज्यादा कुछ चाहिए, एक्स्ट्रा सेंसरी पावर्स, जो हमें अतीन्द्रिय शक्तियां प्राप्त करनी है, हमारे अंदर हमारे सारे जो चक्र हैं, ये स्वाभाविक रूप से बहुत सारे भावों को सहन करते हैं। किसी व्यक्ति ने आपको बुरा कहा, कुछ कहा, तो ऐसा नहीं है कि आप उन चीजों से प्रभावित नहीं होंगे। वो चीजें डेफिनेटली आपके अंदर आएंगी, वो आपके उस पर्टिकुलर चक्र को प्रभावित भी करेगी। लेकिन अगर आप ध्यान करते हैं, तो वो एनर्जी, जो ध्यान की एनर्जी है, वो उसको बाहर निकाल देगी। वो जो ब्लॉक हुआ है, वो जो उस पर्टिकुलर इमोशन की वजह से, उस भाव या उस विचार की वजह से जो भी चीज वहां डैमेज किया है, उसने, उस नेगेटिव थॉट ने जो भी नुकसान किया है, उसको ये ध्यान की एनर्जी, क्योंकि ज्यादा है, ये हमने ध्यान से हमारी नींद के साथ जो अर्निंग करी थी, वो हमने दूसरे काम में खर्च करी। लेकिन ये जो हमने अपनी अंदर की दुनिया को मजबूत बनाने के लिए, कि कोई भी भाव, कोई भी नेगेटिव थॉट मेरी अंदर की दुनिया को डिस्टर्ब ना करे, डैमेज ना करे, तो मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो वो हमारे जो चक्र हैं, वो मूलाधार से हम जैसे शुरू करते हैं। पृथ्वी तत्व है। हमारे जो 5 तत्व हैं जिनसे ये हमारा शरीर बनता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो ये हमारे जो 5 चक्र हैं बेसिक, जो स्पाइनल कॉर्ड पे हैं, ये इन पांचों तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम पृथ्वी चक्र पृथ्वी तत्व की बात करते हैं, तो हमारा मूलाधार चक्र होता है। जल तत्व होता है आपका स्वादिष्टान। अग्नि तत्व मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस। और फिर हार्ट चक्र वायु तत्व। और फिर आपका ये विशुद्धि चक्र हो जाता है, ये आकाश तत्व होता है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड पे होते हैं ये पांचों तत्व। तो ये जब तत्वों के अंदर ऊर्जा बिगड़ती है, तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये तत्व जो हैं, इनका भी बैलेंस बिगड़ गया, इनका भी बैलेंस बिगड़ गया। यानी ये जो तत्व हैं, ये भी, इनकी मात्रा भी कम ज्यादा हो गई। और इनकी मात्रा, जैसे हम जल तत्व की बात करें, तो जल तत्व बेहतर 72% हमारे अंदर है। फिर 12% पृथ्वी तत्व है। फिर 6% आपका वायु तत्व, 6% आकाश तत्व,
और 4% अग्नि तत्व। इस प्रकार से हमारे ये पूरा तत्वों का ये कॉम्बिनेशन होता है। तो जिस चक्र में ऊर्जा का ब्लॉकेज हो जाता है, तो ये जो तत्व हैं जितनी इनकी मात्रा है उसमें भी इम्बैलेंस हो जाता है। जब चक्र को बैलेंस करने का मतलब है कि वो तत्व जो है वो भी जितनी उसकी मात्रा होनी चाहिए थी उतनी मात्रा में वो हो गया। ये ऊर्जा जो है, ये जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, ये हमारे उन तत्वों को बैलेंस करती है। और इस तरीके से फिर शरीर बीमार क्यों होता है? शरीर बीमार होता है इसलिए कि जब वो तत्व कम हो जाता है, जो जिसकी जितनी मात्रा होती है, जैसे आप जल की हम बात करते हैं, डिहाइड्रेशन बीमारी होती है कि पानी की कमी हो गई, तो डिहाइड्रेशन होते ही फौरन उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है कि भाई पानी की मात्रा कम हो गई। तो इस तरह से ये जो शरीर है ये इसलिए वो हो जाता है कि इसका वो तत्व उतनी मात्रा में नहीं रहा जितना उसको चाहिए। तो ये जो चक्र हैं ये उन तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं, और जब ये ब्लॉक हो जाते हैं या ये बैलेंस्ड नहीं रहते तो वो तत्व जो हैं इसके अंदर कम हो जाते हैं। तो उनको हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा लेकर उसके अंदर से वो नेगेटिव पार्ट निकालकर, जैसे किसी बर्तन में नीचे छेद हो गया तो उसमें जितना भी पानी आप भरेंगे वो उसमें नहीं रहेगा, वो ड्रेन हो जाएगा। तो इसी तरह कोई नेगेटिव थॉट, कोई नेगेटिव इमोशन हमारे उस चक्रा की एनर्जी के अंदर एक छेद की तरह काम करता है, वो एनर्जी वहां से निकल जाती है। उसको फिर हम जब अंदर अपने इमोशंस को चेक करते हैं, विचारों को चेक करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं तो पता चलता है कि कहाँ पर क्या गड़बड़ मेरे अंदर हो रही है। और यही कारण है कि जिनने अपने अंदर की मैनेजमेंट को समझ लिया कि कहाँ पर मैं क्या गलत कर रहा हूँ, और उन्होंने अपने उन ड्रेनेज के सिस्टम्स को चेक कर लिया, वहां उसको बंद कर दिया, तो फिर उनके अंदर एनर्जी इकट्ठी होने लगती है। फिर वो जो उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ, कॉन्शियसनेस की जो प्रोग्रेस है वो फिर फास्ट होने लगती है। तो हमारी सोल की अलग अलग स्थितियां होती हैं। सबसे पहली स्थिति जैसे इन्फेंट सोल बोलते हैं, शिशु आत्मा। शिशु आत्मा यानी ऐसे व्यक्ति जो पूरा जन्म अपना सिर्फ खाने पीने सोने या मनोरंजन में लगा देते हैं और चल देते हैं, वो शिशु आत्मा है। यानी उस आत्मा ने अभी भी किसी तरह का कुछ भी, क्योंकि बच्चा जो होता है, जो गोद में रहता है, उसको इससे ज्यादा पता ही नहीं है, वो और सोच भी नहीं सकता है, दूसरों पे डिपेंड करता है। उसके अंदर फियर जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है। डर डर उसको हर चीज का लगता है, जरा सी बात पे रोने लगता है। तो वो शिशु आत्मा है, यानी डर उसके अंदर मेन फैक्टर होता है। और स्वाभाविक रूप से सोना खाना पीना ये उसकी इच्छाएं रहती है। उसके बाद शिशु से वो बच्चा बनता है, यानी यहां उसको अब थोड़ा ज्ञान हुआ तो वो हो गया बच्चा। बच्चा क्या करता है? चीजों को पहचानने लगता है, अब थोड़ी उसके अंदर भी जानकारी आने लगती है, ये कौन है वो कौन है। तो वो बच्चा आत्मा, यानी अब विस्डम का, ज्ञान का प्रसार हो रहा है, तो वो बच्चा आत्मा कहलाती है। अर्थात मूलाधार से निकल के अब उसकी चेतना स्वादिष्ठान चक्र में आ गई। स्वादिष्ठान में आते ही उसको क्या लगता है? अब उसके अंदर भी इच्छाएं, विचार, ये सब जागृत होने लगते हैं। उसके बाद फिर बेबी सोल के बाद यंग सोल। यंग सोल का मतलब जैसे एक युवक होता है, जवान आदमी होता है, बहुत कुछ चाहता है, यानी अब सब कुछ उसको पता है, उसका शिक्षा भी हो गई, इस दुनिया के बारे में उसको बहुत पता चल गया। तो उसी तरह वो सोल जैसे जैसे अपनी एक्सपीरियंसेस बढ़ाती जाती है, लर्निंग बढ़ाती जाती है, क्योंकि ये जो पृथ्वी है, ये अर्थ प्लैनेट है, ये एक स्कूल है, और यहाँ सोल आई है लर्निंग, एक्सपीरियंस और विजडम के लिए। तो वो यंग सोल हो गई। यंग सोल मीन्स अब उसको काफी कुछ पता है। फिर यंग सोल अपने आप को कुछ और समझती थी, लेकिन ओल्ड सोल जो है अब उसने अनुभव कर लिया कि जिन चीजों को वो जो समझ रहा था उससे अलग कुछ
अस्तित्व है। क्योंकि यंग सोल क्या करता है, सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड की चीजों को ही, एक जवान आदमी सिर्फ इन चीजों की, अपनी उपलब्धियों को ही सब कुछ समझता है। मैंने ये पढ़ाई की, मैंने ये नौकरी की, इतना पैसा कमाया, ये किया। तो अब यंग सोल है, वो कर तो रहा है, क्रियाशील है, लेकिन उसका परसेप्शन जो है वो सिर्फ इस संसार तक ही सीमित है। तो वो यंग सोल हो गया। फिर ओल्ड सोल, यानी अब उसको पता चल गया। अब ये सोल के जो डेवलपमेंट्स होते जा रहे हैं, ये अलग अलग जन्मों में अलग अलग ज्ञान लेते हुए, कुछ जन्म एक इन्फेंट सोल के ही रूप में निकल जाते हैं, कुछ सोल बेबी सोल के रूप में कुछ जन्म निकल जाते हैं। इस तरह हर बार कुछ कुछ अनुभव लेते हुए, कुछ कुछ ज्ञान लेते हुए वो आगे बढ़ता जाता है। फिर ओल्ड सोल के बाद फिर वो इसमें यानी फिर उसकी स्थिति वो आ जाती है कि ओल्ड सोल सब कुछ समझ चुका है। अब ओल्ड सोल ने सब कुछ देख लिया, एक वृद्ध व्यक्ति ने पूरे जीवन का पूरा अनुभव ले लिया, तो उसको कहते हैं ओल्ड सोल। यानी अब उसको सही चीज का, गलत चीज का पूरा ज्ञान उसको हो गया। उसके बाद वो निकलता है और सोल की अगली जो स्थिति है, उसको हम कहेंगे इनफाइनाइट सोल से पहले की स्थिति एक आती है, जिसमें वो बीच की स्थिति में होता है, इनफाइनाइट सोल और ओल्ड सोल के बीच में। इसको हम कह सकते हैं इनफाइनाइट सोल से पहले यूनिवर्सल कह सकते हैं आप, कि भाई उसको पूरी यूनिवर्स की कुछ ज्ञान हो जाता है। और उसके बाद फिर आता है इनफाइनाइट सोल। इनफाइनाइट सोल का मतलब वो सोल, अब इसकी कोई सीमा नहीं है, अब इसकी अपनी कोई ये अगर धरती पर आता है तो अपनी इच्छा से आएगा और अपना उद्देश्य लेकर आएगा। वो जैसे जो बहुत बड़े जो संत हुए हैं, जो बहुत कम उम्र में यहाँ से चले गए हैं, शंकराचार्य और विवेकानंद, ये सभी लोगों की उम्र 30-32 साल से ज्यादा नहीं थी। क्योंकि ये उस स्थिति में पहुंची हुई सोल्स होती हैं जो इस अर्थ प्लेनेट पे अपना प्लान बना के आती है। कार्मिक अकाउंट्स की वजह से यहाँ नहीं आती है, अदरवाइज सारी सोल जो हैं अपने कार्मिक अकाउंट की वजह से यहाँ आती है। तो ये जो सोल्स होती हैं, ये अपने प्लान के तरह इनफाइनाइट सोल, यानी कहने का मतलब कि हमको अल्टीमेटली कहां पहुंचना है, इनफाइनाइट सोल की जगह पहुंचना है। कारण शरीर जब तक रहेगा तब तक इस दुनिया में आने का कारण हमारा कर्म रहेगा, कार्मिक अकाउंट रहेगा। और जब कारण शरीर समाप्त हो जाता है तो वो होता है इनफाइनाइट सोल। तो अभी हमारी स्थिति क्या है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल यहां मिलता है इस पृथ्वी पर, और सूक्ष्म और कारण ये आते हैं ऊपर से, ये आकर यहाँ शरीर धारण करते हैं उन कर्मों को पूरा करने के लिए जो उनके सोल प्लान के हिसाब से वो लेकर आए हैं। और फिर वो यहाँ पर वो कर्म करते हैं, फिर नए कर्म क्रिएट कर लेते हैं, फिर वो उनके कार्मिक अकाउंट में जुड़ जाते हैं, और इस तरह से वो कार्मिक अकाउंट का वो चलता रहता है। लेकिन जब ज्ञान हो जाता है तो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम, ज्ञान की अग्नि से कर्म जब जल जाते हैं तो वो शुद्ध आत्मा होकर, वो कारण शरीर से मुक्त होकर वो इनफाइनाइट सोल हो जाता है। वो फिर विश्वव्यापी जैसे कह सकते हैं ना, वो व्यापक हो जाता है। उसकी फिर अपनी जो है, फिर वो दूसरों को गाइड करने के लिए कि तुम भी मेरे रास्ते पे चलो, तो इसलिए वो दूसरों को गाइड करने के लिए यहाँ पर आता है। तो इसलिए जो हमारे चक्र हैं, ये हमारे अंदर की जो स्थितियां हैं उनको कंट्रोल करते हैं, हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए ये जिम्मेदार हैं, हमारे मनोभावों के लिए, हमारे विचारों के लिए, सभी तरह के जो चीजें हैं, वो हमारी अंदर की जो दुनिया है वो इन चक्रों से बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। और यह चक्र ही हमारे बीमारियों को और दूसरी चीजों को
बीमारियों को ला भी सकते हैं, बीमारियों को दूर भी कर सकते हैं। अगर इनकी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है तो ये बीमार कर देते हैं उस पर्टिकुलर अंग को। जैसे महिलाओं में यूटेरस रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो स्वादिष्टान चक्र अगर ब्लॉक है तो वहां पर उस चीज का असर पड़ता है। किडनीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो स्वादिष्टान चक्र ब्लॉक है। वो सारी चीजें इसी तरह हमारे गैस्ट्रिक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो हमारा सोलर प्लेक्स है, यानी मणिपुर चक्र से संबंधित प्रॉब्लम्स है। तो इस प्रकार ये चक्र जो है ये ही हर चीज को वो करते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा केंद्र है। ऊर्जा केंद्रों में होने वाली गड़बड़ से शरीर में भी गड़बड़ाती है, और शरीर में जब गड़बड़ाती है तो मन बीमार हो जाता है, क्योंकि मैं बीमार हूं ये विचार मन में आ जाता है। तो मन बीमार हो जाता है, मन के अंदर शक्ति खत्म हो जाती है, तो शरीर की बीमारी मन में आ जाती है। और जब मन बीमार होता है तो शरीर और भी ज्यादा बीमार हो जाता है। तो इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि उसने फला बीमारी से फाइट की, या उस फला बीमारी को इसने जीत लिया। यानी बड़ी से बड़ी बीमारी को भी अगर मन में प्रभाव ना पड़े, मन के अंदर उस बीमारी से कमजोरी ना आए, तो फिर वो उस बीमारी को फेस कर सकता है। तो इसलिए ये साइकोसोमेटिक बीमारियां कहलाती हैं, जो शरीर से मन में आती है, मन से शरीर में जाती हैं। तो ये जो हमारे चक्र हैं ये भी इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हाँ, टाइम काफी हो गया। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जनरल एक चर्चा करनी थी आज चक्रों के बारे में। नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर आपने ये बताया था मेरे को, और का परसेंटेज 12 बताया था। वाटर 70, अग्नि 4, वायु हम्म 6, सर हम्म आकाश 6, हम्म। बराबर। पृथ्वी 12, हाँ। सर बस वही कंफर्म करना है। जी। थैंक यू। नरेंद्र जी बताइए। हाँ जी। जी, प्रणाम सर। जी वेलकम, प्रणाम। जी, ये आपने अभी जो मेडिटेशन और साथ में ज्ञानवर्धक जो आध्यात्मिक सारी बातें बताई है, ये हमें बहुत हमारे लिए ग्रहण करने योग्य है और बहुत ही अच्छी लगी है। तो इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये सारी रहस्यमयी जानकारियां बताई और हमारी आत्मा का उद्धार करने के लिए आपने पूरा सहयोग दिया है। एक मैं आपके अगर दूरभाष नंबर यदि आपके उपलब्ध हो सकते हैं, तो कभी अगर हमारे कोई संदेह या डाउट्स रहे तो मैं आप पर आपसे दूरभाष पर संपर्क कर सकता हूँ। नहीं, संपर्क के लिए सुमित्रा जी हैं, उनसे आप बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे किस तरीके से। क्योंकि अब मैं यहीं पर अक्सर आता रहता हूँ, तो आप जो भी क्वेश्चन करें ना तो यहीं पर करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, है ना। तो बाकी आप सुमित्रा जी से, या ये जो मैडम कर रही है ना आज, एंकर जो होस्ट हैं, तो उनसे बात कर लें, उनके पास जी। है तो उनसे आप ले लें। हाँ जी, हाँ मैं राजस्थान में रहता हूँ गुरुदेव। हम्म। और आप यहाँ दिल्ली दिल्ली की तरफ रहते हैं? नहीं, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। अच्छा, जयपुर ही रहते हैं। जी जी जी। तो मैं जयपुर के पास में ही रहता हूँ, यहाँ अपने टोंक है, आपने नाम भी हाँ सुना हाँ होगा। हाँ, मैं तो राजस्थान का ही हूँ ना, मैं जी। सब जानता हूँ। हाँ, तो मैं आपसे केवल 100 किलोमीटर दूर यहीं पर रहता हूँ। जी जी बिल्कुल। हाँ। जी, बहुत सुंदर आपने बताया, बहुत जी अच्छा लगा। और आपने क्या है कि मैं भी इस आध्यात्मिक जो ज्ञान है इसके रास्ते पर काफी लगभग 5-7 वर्ष से चल रहा हूँ। ये भी जी मेरा सौभाग्य है। लेकिन आपने आज जो जितनी जानकारियां दी है, इनके बारे में जो है सूक्ष्म जानकारियां मैं भी पहले रखता था। लेकिन आपने जो वृहद जानकारियां दी और साथ में आगे की सारी स्थितियां बताई, तो ये चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैं इस क्षेत्र में जानना भी चाहता हूँ और साथ में कुछ अपने ऊपर लागू भी करना चाहता हूँ। जी जी, आप यहाँ आते रहिए, तो मैं भी यहाँ आता जी। रहता हूँ तो नए नए टॉपिक लेकर। आज तो शायद किसी और को आना था, लेकिन वो नहीं आ रहे, तो मुझे कहा कि आज आप आ जाना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं चक्रों के बारे में थोड़ा जनरल बातें कर लूँगा, ऐसा मैंने विचार किया।
तो इस तरीके से मैं आता रहता हूँ और आप भी आते रहिए, तो कुछ ना कुछ बातें हम करेंगे, है ना, कुछ ना कुछ नई बातें होती रहेंगी। तो आपके अंदर से जो अच्छे भाव आ रहे हैं, तो वो इस आध्यात्मिकता के मार्ग पे आगे बढ़ने में आपको सहायक होंगे। और धीरे धीरे जब हम अपने अंदर नियंत्रण करने लगते हैं ना, सबसे बड़ी समस्या क्या है, हमारा नियंत्रण बाहर के लोग करते हैं। हमारे अंदर का नियंत्रण बाहर के लोगों के हाथ में है। हमारा परिवार के लोग, हमारा समाज के लोग, जैसा जैसा वो हमारे साथ व्यवहार करते हैं, हमारे अंदर की दुनिया वैसी हो जाती है ना। किसी आदमी ने हमारा अपमान किया तो हम अंदर से अलग अवस्था में आ जाते हैं। तो ये अपने आप पर अपना शासन कायम करना, ये एक बेसिक चीज है। जब तक ये नहीं होती कि मुझे बाहर की दुनिया से, क्योंकि ना तो हम बाहर की दुनिया को बदल सकते हैं, हम अंदर की दुनिया को भी इसलिए नहीं बदल सकते कि बाहर की दुनिया उसके ऊपर इतना ज्यादा प्रभाव रखती है। मोह जो है, अपनी चीजों से मोह होना, ये मेरा घर, ये मेरे बच्चे, ये मेरा परिवार, ये मेरी संपत्ति, ये मेरा धन, तो ये मोह से हमको बांधे रखता है। और इनके अंदर जैसे ही कुछ अप डाउन होता है, कोई नुकसान हो गया, कोई कुछ हो गया, किसी परिवार के व्यक्ति को हानि पहुंच गई, बीमार हो गया, तो हम अंदर से बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं। तो ये अंदर से जो कमजोर हम हो जाते हैं, तो उससे हमारा जो ऊर्जा का जो लेवल है वो गिर जाता है। तो हम अपने उद्देश्य को नहीं प्राप्त कर सकते। कि ऊर्जावान होना, ऊर्जावान रहना सबसे बड़ी जरूरी चीज है। तो इसलिए पहले अपने अंदर की व्यवस्था को संभालना है। एक जैसे डिस्कनेक्ट कर देते हैं ना, कि तार है, अब ये बिजली का तार है और ये बल्ब है। अब अगर उस तार को अलग कर दिया तो अब वो बल्ब नहीं जलेगा, चाहे जितना भी बिजली आती रहे। तो बाहर की दुनिया से हमने जो अपने आप को कनेक्ट कर रखा है, तो हर छोटी छोटी चीज से अंदर का हमारा बल्ब जल जाता है। किसी चीज से क्रोध पैदा हो जाता है, किसी चीज से कोई दूसरे भाव पैदा हो जाते हैं। ये सभी भाव हमारे अंदर की ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। फिर हम एकदम, हमारे शरीर के जो अंदर के अंग हैं वो भी बीमार होने लगते हैं। तो इसलिए अपने मन को सबसे पहले तो इन सब चीजों से मुक्त करना है, क्योंकि मन के अंदर बीमारी पहले आ जाती है और वो फिर शरीर में मैनिफेस्ट होते होते बहुत समय लगता है। लेकिन जब हम ये ऑरा की मैं बात कर रहा था, ऑरा में वो बहुत पहले आ जाती है। ऑरा को अगर चेक किया जाए तो ऑरा देखकर कोई भी ये बता सकता है कि 6 महीने बाद इस आदमी के अंदर ये बीमारी आने वाली, क्योंकि वो हमारे अंदर की एनर्जी बॉडी में आ चुकी है। तो अगर उस एनर्जी बॉडी में हमने उसको बाहर नहीं किया और उसको वहीं पड़ा रहने दिया, किसी के प्रति घृणा या नफरत के भाव को अगर हमने पड़ा रहने दिया कि ठीक है कोई बात, तो इसका मतलब है कि हमने एक बीज जमीन में छोड़ दिया, जो आज नहीं तो कल अंकुरित होगा। और फिर वो जब एक बार अंकुरित होगा, उसके अंदर वो बढ़ेगा बढ़ेगा, ग्रोथ ही होगी, वो वापस नहीं, बीज नहीं बन सकता, वो नष्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए अपने अंदर के भावों को दूसरों के हाथों से वापस लेना है। अपने अंदर का एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन जो है, वो दूसरों के हाथों में से लेना है। कि मुझे कोई क्रोधित करे, मुझे कोई दुखी करे, कोई मुझे अपमानित करे, इस तरह के भावों से मैं अपने आप को कैसे बचाऊं। तो एक शील्ड जैसे चारों तरफ अपने बनाते हैं ना, कि भाई मैं ये अपने आप को बचाने के लिए, कि बाहर की चीजें मेरे अंदर प्रभाव ना करे, तो उस पे प्रैक्टिस करनी है। तो ध्यान में जब हम बैठते हैं तो उतनी देर तक कम कम से कम बाहर की चीजों से प्रभावित नहीं होते। तो वो समय को बढ़ा के हम अपने अंदर की उस ऊर्जा को बढ़ाएं। कम से कम नुकसान हमारा अंदर का हो। किसी घर के अंदर अगर तोड़फोड़ हो रही है, कोई उछल कूद कर रहा है, सब चीजें नीचे गिर रही हैं, तो उस घर के अंदर कोई शांति से कैसे रह सकता है। तो आपकी आत्मा आपके अंदर शांति से कैसे रह सकती है जब उसके अंदर इतनी तरह की हलचलें हो रही। ये तो आत्मा का घर है ना, ये शरीर तो।
तो ये शरीर जब आत्मा का घर है तो आत्मा को शांति से रहने के लिए इस घर के अंदर की हलचलों को कम करना पड़ेगा। अगर किसी घर के अंदर सब बच्चे उछल कूद कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप उस घर से बाहर ही निकलने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए सोल का जो स्थिति है उसको कैसे, सोल को बढ़िया से बढ़िया एनवायरनमेंट कैसे दें ताकि वो उस घर में पीसफुल महसूस करे, अच्छा महसूस करे, हेल्दी महसूस करे। अब आत्मा के शत्रु काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य, 6 शत्रु। अब ये 6 के 6 शोर मचा रहे हैं, ये 6 के 6 उछल कूद कर रहे हैं। तो क्या आत्मा उस घर में सुख से रह सकेगी? उसका तो घर, वो घर में से वो यही कहेगी कि निकलो यहां से। तो इसलिए अपने ये 6 शत्रुओं को शांत किया जाए, इनको एनर्जी ना दी जाए। हमारे विचार इस तरह के हों कि जिनके अंदर नकारात्मकता ना हो, विध्वंसक ना हो, किसी से बदला लेने की भावना, किसी को नीचा दिखाने की भावना, ये सारे विध्वंसक विचार हैं। नकारात्मक विचार ऐसे होते हैं कि मन में उसके प्रति एक भाव रहता है, बुरा आदमी है, बहुत खराब आदमी है ये, तो वो एक नकारात्मकता आपके अंदर पड़ी हुई है, कहीं सो रही है। लेकिन वो एक छेद है, ऊर्जा का एक छेद है, ऊर्जा निकलती है उसमें से। तो सकारात्मक रहें। हर व्यक्ति जैसा है उसने अपनी परिस्थिति में जैसा भी किया ठीक किया, उसका अपना सोचने का तरीका है, उसके हिसाब से उसने जो किया ठीक किया। तो उसको फॉरगेट, फॉरगिव, या तो भूल जाओ या माफ कर दो। इस प्रकार से किसी को भी अपने अंदर नहीं रहने देना है। अपना ये जो घर है इसके अंदर आत्मा को शांति से रहने देना है। वहां पर ही सोल प्रोग्रेस करेगी, क्योंकि पर्पज सोल की प्रोग्रेस का है, इस शरीर की प्रोग्रेस का नहीं है कि ये फला अफसर बन गया, इसने इतना पैसा कमा लिया, इसने इतना, इसका नाम हो गया। ये सारा कुछ तो इस शरीर के लिए है बस। सोल को इन चीजों से कोई मतलब नहीं। ये सोल की प्रोग्रेस नहीं है, शरीर की प्रोग्रेस। सोल की प्रोग्रेस तब है जब ये जो पर्पज से लेकर वो जो सोल आई थी, इस शरीर को लिया था, उस काम को किया कि नहीं किया। उस काम को कैसे करते, जब फिजिकल वर्ल्ड में इतना ज्यादा आकर्षण था कि चीजों के पीछे भागते रहे, यश, कीर्ति, नाम, मुझे लोग सम्मान दें, मुझे लोग जाने, मेरे को कंफर्ट्स में रहूं। तो ये तो फिर इस शरीर के लिए जी रहे हैं ना हम। अंदर जो शोर मच रहा है, अंदर जो हलचल मच रही है, उसको तो रोकने के लिए कुछ नहीं किया ना। तो सोल ने तो उस घर के अंदर परेशानी हुई ना। तो क्या अनुभव रहा? फिर वो दोबारा शरीर धारण करने से पहले बहुत डरेगी वो कि ऐसे ऐसे जगह मैं नहीं रह सकती। तो इसलिए सोल के प्रति आप अवेयरनेस महसूस करें, वही स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का अर्थ ही है कि हम सोल के अस्तित्व को स्वीकार करें कि उसके लिए एक उचित वातावरण मेरे अंदर रहना चाहिए। तो बहुत अच्छा बोला है आपने, ये somebody is controlling us, मतलब कोई और हमें कंट्रोल करता जी जी रहता है। जी। तो हमारा दिन ही ऐसा हमारा जो शुरुआत होता है, इन्हीं लोगों के साथ ही जी, हमारा सुबह से शुरुआत होता हम्म है। और किसी न किसी संघर्ष से वो बैठता ही रहता है बिल्कुल घर बिल्कुल। में। बहुत अच्छा बोला आपने, थैंक यू सो मच सर। और 7 चक्रा के बारे में भी आपने बहुत सुंदर से बोला, ध्यान भी बहुत अच्छा था और क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत अच्छे थे। थैंक यू सो मच। इसी का ओके मैडम, ऐसे थैंक जी यू। बिल्कुल। क्लोज करें। हमारा जो रिमोट है वो हमारे ही हाथ में रहना चाहिए, और सब लोगों से, अधिकतर हम सब बातों से डिटेच अवस्था में रहें, और हमारी जो सोल है उसी से हम अटैच रहें। बिल्कुल। तो इस प्रकार से आपने जो सारी हमको मार्गदर्शन दिया, इसके लिए आपका अनंत कोटि धन्यवाद। और वेलकम आपसे मैं वेलकम। आशा करता हूँ कि निरंतर संपर्क बनाए रखूंगा। और मैं आप ही के पास में रहता हूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आप जी जो है मेरे शहर के पास ही रहते हैं। तो जी मैं मिलने का प्रयास करूंगा, यदि आप चाहेंगे तो इसके जी। लिए मैं अरुंधति जी से और महाअवतार फाउंडेशन जो टीम से, इनसे मैं दूरभाष नंबर लेकर
आपसे संपर्क करने का प्रयास करूंगा। जी जी, ओके, तो ठीक आपके है, अमूल्य समय में मैं ज्यादा वो नहीं, बिल्कुल अमूल्य समय में कुछ समय ही लूंगा, आपको डिस्टर्ब भी नहीं करूंगा। ओके, जी, धन्यवाद। वेलकम। तो करें फिर आज का एंड, फिर मिलते हैं फिर किसी सेशन में। ओके, जी। थैंक यू ऑल मास्टर्स, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच।